बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो सीआरपीसी के हवाले से बहुत अहम लेक्चर है। अगर हम इसको सही तरह समझ के पढ़ लें और समझ लें कि एक्चुअली आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक तो सीआरपीसी आसान हो जाएगी। सेकेंडली, जब हम जुडिशरी के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आज वही सवाल जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं, मैं उसको एक बार दोबारा फिर जवाब दे दूं कि सर ये पासिंग रेशो पर्टिकुलरली पंजाब में इतनी कम क्यों है। उस पासिंग रेशो के कम होने के पीछे जो एक रीज़न आज हम क्लैरिफाई करेंगे वो ये है कि कभी आपने लिखते हुए, जब हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और हम किसी मजिस्ट्रेट का जिक्र करते हैं या हम याद करते हैं, या जो आज आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट दी है, जब मैं इसको खोल कर देखूँगा तो एक चीज़ जिसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देते, कौन सी चीज़ कि जी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास एम्पावर्ड है, या एनी मजिस्ट्रेट। और जब भी हम पेपर में किसी जगह पर एक पावर के साथ लिखें कि जनाब मजिस्ट्रेट विल टेक द कॉग्निजेंस और साथ मेंशन ना करें कि कौन सा मजिस्ट्रेट, इट मींस मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास। और सीआरपीसी की जो पावर्स हैं वो मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास के लिए कन्फाइंड नहीं है, ये डिफाइंड है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की ये पावर है, सेकंड क्लास की ये पावर है और थर्ड क्लास की पावर ये है। सबसे कम पावर्स थर्ड क्लास, फिर सेकंड क्लास और फिर किसकी पावर्स हैं, फर्स्ट क्लास। और एक और चीज़ जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे आपका वो क्वेश्चन पूरा गलत तस्वुर होगा, और वो है कि जहाँ पर हमने पेपर में सीआरपीसी में पढ़ा है ना कि मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस रिगार्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर हम नहीं लिखते तो वो भी गलत हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जहाँ कहीं पर ये लिखा होगा कि मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो उस सूरत में मतलब यह है कि इट इज़ एन एडिशनल पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट, नॉट एन ऑर्डिनरी पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। अगर मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में पहले समझाऊं कि जो हमारा आज का टॉपिक है ये है कि बेसिकली ऑर्डिनरी एंड एडिशनल पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क ये है कि जो ऑर्डिनरी पावर्स हैं वो सीआरपीसी में ऑलरेडी दे दी गई हैं कि जो भी मजिस्ट्रेट होगा, जो जिस क्लास में होगा, वो ऑटोमेटिकली ये पावर अपनी जो है वो क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। और जो एडिशनल पावर्स हैं वो ऐसी हैं कि जो पर्टिकुलरली वही मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करेगा जिसमें उसको ऑथराइज किया जाएगा और लिखा होगा किताब के अंदर। आज हमने वो सारे, हमने क्या करना, आप समझ ले कि तकरीबन आधी जो सीआरपीसी है ना आज हमने खोलनी है। हमने इस तरह नहीं पढ़ना कि जो वो 64 और 65 उसकी पावर है मजिस्ट्रेट क्लास थर्ड की ऑर्डिनरी, 64 क्या है, उसमें लिखा हुआ क्या है। तो आपको एक चीज़ बड़े आराम से समझ आ जाएगी कि जहाँ पर सीआरपीसी में लिखा हो, एक और छोटा सा फार्मूला याद रखें। एक है मजिस्ट्रेट क्लास 3, एक है क्लास 2 और एक है क्लास 1। उसने क्या किया, एक बार मैंने भी एक पेपर में क्वेश्चन दिया और मैंने कहा कि राइट डाउन द पावर्स ऑफ द ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ओनली। मतलब मुझे ना क्लास 2 की पावर चाहिए ना किसकी पावर चाहिए, क्लास 3 की। तो नॉट अ सिंगल पर्सन, ऑलमोस्ट 1700 पेपर थे, किसी सिंगल बंदे ने भी उसका सही जवाब नहीं दिया। उसका रीज़न क्या था, जो पढ़ के गया था उसने भी गलत जवाब दिया। और गलत जवाब क्या दिया, क्योंकि जब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हम पावर पढ़ेंगे ऑर्डिनरी, उसमें लिखा हुआ ही कैन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, और बाकी 4-5 उसकी आगे एडिशनल 14-15 के करीब नई पावर्स हैं। तो सब ने ऊपर वाला सेंटेंस लिख दिया। और भाई मुझे ऊपर वाला सेंटेंस, मुझे क्या पता कि मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की क्या पावर है। जब मैंने कहा है क्लास 1 की मजिस्ट्रेट की पावर्स, तो मजिस्ट्रेट क्लास 1 कैन एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ क्लास 2 मजिस्ट्रेट, क्लास 2 मजिस्ट्रेट कैन एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ क्लास 3 मजिस्ट्रेट। इसका मतलब यह है कि जब हम बात करेंगे ओनली क्लास 1 मजिस्ट्रेट तो उसके पास सारी पावर्स हैं जो क्लास 3 के पास है, जो क्लास 2 के पास है और जो क्लास
1 के पास, क्योंकि जहाँ पर लिखा हुआ है, कोई ऐसी जगह है पूरी CRPC में कि जहाँ पर लिखो कि जनाब ओनली 3rd क्लास मजिस्ट्रेट कैन एक्सरसाइज दिस? नहीं। 3rd क्लास को एम्पावर करने के लिए लफ्ज़ लिखा होगा मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास या ओनली मजिस्ट्रेट। जहाँ पर CRPC में मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास लिखा होगा, इट मीन्स मजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 1, 2 एंड 3। और कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पर लिखा होगा कि मजिस्ट्रेट ऑफ द 1st एंड 2nd क्लास, और कहीं पर लिखा होगा मजिस्ट्रेट ऑफ द 1st क्लास एंड 2nd क्लास स्पेशली एम्पावर्ड। तो 1st क्लास की वो ऑर्डिनरी पावर हो गई, और जब हमने कहा 2nd क्लास स्पेशली एम्पावर्ड, तो इसका मतलब है उसकी कौन सी पावर हो गई? एडिशनल। तो सेम सेक्शन मजिस्ट्रेट ऑफ 1st क्लास की ऑर्डिनरी पावर को डिफाइन करते हुए 2nd क्लास मजिस्ट्रेट की एडिशनल पावर। एडिशनल पावर कौन से वाले सेक्शन होंगे? जहां पर यह लिखा होगा कि मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस रिगार्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी। तो बेसिक फ़र्क पता चल गया कि जो हमारा ऑर्डिनरी पावर और एडिशनल पावर का ये जो कंसेप्ट है, ऑर्डिनरी पावर्स वो हैं जो उनके पास है ही हैं, और मजिस्ट्रेट क्लास 3 to 1 में क्या फ़र्क है? जो 3 की पावर है वो 2 के पास है, जो 2 की पावर है, 2 की पावर का मतलब है 2 के पास 1 की भी पावर थी, तो वो ऑटोमेटिकली किसके पास आ गई? अगर मैं यहाँ पर सिंपल आपको समझाने के लिए लिखूँ, चलिए पहले थोड़ा सा एक टाइटल बनाते हैं जनाब ऑर्डिनरी पावर्स का। अगर हम ऑर्डिनरी पावर्स का एक चार्ट बनाएं तो हमने कितने लोगों की पढ़नी है ऑर्डिनरी पावर? ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ 3rd क्लास मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट 3rd क्लास, मजिस्ट्रेट जो है वो 3rd क्लास। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी पावर्स 2nd क्लास मजिस्ट्रेट, और फिर हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ 1st क्लास मजिस्ट्रेट। सिंपल वो ये कहता है, पहले तो उसने डिफाइन कर दी किसकी पावर्स? 3rd क्लास की। जब वो 2nd क्लास में जाता है वो कहता है कि कैन एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ 3rd क्लास, प्लस नीचे और उसकी वो पावर्स जो क्लास 3rd मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जब हम आए 1st क्लास मजिस्ट्रेट में तो यहां पर लिखा हुआ है कैन एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ 1st क्लास मजिस्ट्रेट, कि जो 1st क्लास मजिस्ट्रेट है उसकी तमाम की तमाम जो पावर्स हैं वो कौन कर सकता है? वो एक्सरसाइज कर सकता है। कौन एक्सरसाइज कर सकता है जनाब? सॉरी, कैन एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ 2nd क्लास एज वेल एज एडिशनल पावर्स हम कुछ पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि जो 1st क्लास मजिस्ट्रेट है वो 2nd क्लास, और क्योंकि 2nd क्लास 3rd क्लास मजिस्ट्रेट की सारी पावर एक्सरसाइज कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट ऑफ 1st क्लास कैन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ 2nd क्लास एज वेल एज ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द 3rd क्लास। एंड व्हाट इज मेंट बाय द ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट? ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट मींस कि जो लॉ के अंदर उसको बता दिया गया, लिख दिया गया है कि जनाब ये पावर क्लास 1 के पास है, ये पावर क्लास 1 और 2 के पास है, और जो ये पावर है जहां पर भी CRPC में जिक्र आएगा मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास, तो वो पावर किसकी होगी? 1 की भी होगी डेफिनेटली, 2 की भी होगी और 3 की भी होगी। क्लास 3 की अलग से पावर्स नहीं है। और उसके बाद जब हम बात करेंगे एडिशनल पावर्स की, तो वो किस तरह लिखी होंगी कि स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। अब CRPC आप लोग खोल लें, अगर मैं आपको पढ़ाऊँ जनाब पहले ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द 3rd क्लास, तो सबसे पहले उसकी जो पावर है वो 64, और मैं सिर्फ सेक्शन लिखूंगा क्योंकि जगह थोड़ा है, CRPC 64 और सेक्शन 65। अब आप लोग 64 खोलें, साथ 65 खोलें, आपको पता चलेगा 64 में जब आप पढ़ेंगे कि व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, क्या कोई मेंशन है? कौन सा मजिस्ट्रेट? अब ये पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जब कभी भी आप पेपर में ये लिखेंगे, अभी आप जितने भी आज तक आपने टेस्ट दिए होंगे, कभी भी आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा होगा। आपने क्या लिखा होगा? जी मजिस्ट्रेट ये करता है, मजिस्ट्रेट ये करता है। ओ भाई, मजिस्ट्रेट नहीं करता। जब लफ्ज़ मजिस्ट्रेट होगा इट मीन्स कि आप ये कह रहे हैं, और जो जुडिशरी के अंदर जहाँ पर
सेशंस जज की जगह सेशन जज को लिखना एक बंदे को इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई करवा देता है, तो फिर ये मजिस्ट्रेट क्लास 1 2 3 मेंशन ना करना, ये तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। और उसके पीछे रीज़न भी है ना, कि जब मैंने ये पढ़ा 64 में क्या लिखा हुआ था कि व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो मतलब मजिस्ट्रेट का खाली लिखना क्या है कि वो पावर है किसकी, इसकी भी और इसकी भी, वो कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है। इसी तरह जब आप 65 पढ़ें तो वो क्या कहता है कि एनी मजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम, तो 65 भी क्या पावर है, एनी मजिस्ट्रेट। वैसे 64 65 है क्या कि जब कोई भी शख्स अफेंस कमिट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट में वो क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट उसको जो है वो अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी कर सकता है कि व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिसडिक्शन ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट, और उसके बाद एनी मजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट। तो फ़र्क ऊपर और नीचे में क्या है, ऊपर वाले में वो खुद अरेस्ट कर रहा है और नीचे वाले में वो क्या कर रहा है, किसी को डायरेक्ट कर रहा है, पुलिस को डायरेक्ट कर सकता है कि इस बंदे को क्या करो, आप अरेस्ट कर लो। तो ये 64 65 ये हैं बेसिकली क्या, ये अरेस्ट है इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। अरेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट जो है वो सेक्शन 64 65 है कि मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर दोनों में हमने कहा एनी मजिस्ट्रेट, तो इसलिए क्लास 3 में हमने उसमें क्यों डाला, क्योंकि एनी का मतलब है क्लास 3 उसको एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर है, ये बेसिकली मैं किस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ शेड्यूल 3 को। ये जो ऑर्डनरी पावर्स हैं वो शेड्यूल 3 में है, और इसके साथ जो रेलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 36 है। 36 ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि जनाब जो ऑर्डनरी पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट है, व्हाट इज मेंट बाय द ऑर्डनरी पावर्स, द पावर्स जो कि एक रूटीन में मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर सकता है आर कॉल्ड द ऑर्डनरी पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। और सेक्शन 36 ने रेफर कर दिया कि शेड्यूल 3 में जो मेंशनड है पावर्स वो ऑर्डनरी पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट हैं जनाब। उसके बाद फर्दर जब हम आगे चले तो हमें पता चला कि पावर टू इंडोर्स वारंट आर टू ऑर्डर द रिमूवल ऑफ एन अक्यूज पर्सन अरेस्टेड अंडर अ वारंट सेक्शन 83 84 86 CRPC 83 84 86 जनाब। और इसमें भी क्या कहा उसने कि इंडोर्स अ वारंट और रिमूवल ऑफ एन अक्यूज जो 86 है जनाब, जिसको हम ट्रांजिट रिमांड भी कहते हैं, इंडोर्स अ वारंट या रिमूवल ऑफ एन अक्यूज्ड, ये सारी कौन सी पावर्स हैं जनाब। इसको भी अगर आप एक बार सिर्फ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 80 जो हमने पावर्स पढ़ी, कौन कौन सी पावर है जनाब, 83 से ऑनवर्ड। 83 क्या कहता है, when a warrant is to be executed outside the local limits of the jurisdiction of the court issuing the same, such court may instead of directing such warrant to a police officer forward the same by post or otherwise to any magistrate। जहाँ जहाँ पर टू एनी मजिस्ट्रेट और नीचे भी आया द मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, जहाँ जहाँ पर द मजिस्ट्रेट या एनी मजिस्ट्रेट आया मतलब वो कौन सी पावर है, वो ऑर्डनरी पावर है, और वो कौन एक्सरसाइज कर सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट उसको एक्सरसाइज कर सकता है। फर्दर हमने कहा 84 ने भी क्या कहा कि व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम ही शैल ऑर्डर टेक इट फॉर इंडोर्समेंट आइदर टू अ मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर भी नहीं लिखा कि कौन सा मजिस्ट्रेट, आइदर टू अ मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट हो गए यहाँ पर भी। इन द सेम वे जो आपका 86 है वो भी क्या है, वो भी है आपका कि सच मजिस्ट्रेट आर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, तो यहाँ पर भी सच मजिस्ट्रेट मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट। तो ये एक चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, जो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर है वो सेकंड क्लास के पास भी है डेफिनेटली। एनी मजिस्ट्रेट मींस थर्ड सेकंड फर्स्ट कोई भी बंदा। और एक और चीज़ यहीं पर मैं आपको अगर समझाता चलूँ बड़ा आसान सा करके, एक और क्वेश्चन आ जाता है, इरेगुलरिटीज दैट विशिएट द होल प्रोसीडिंग, वो कौन सी हैं कि जहाँ पर पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे कि ये काम कौन कर सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अगर वही काम करता है सेकंड या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, ये इरेगुलरिटी है जिसकी वजह से वो प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, विशिएट हो जाएगी, कल अदम हो जाएगी कि जनाब ये प्रोसीडिंग तो ये बंदा तो इम्पावर्ड ही नहीं था, इसने ये वाला एक्शन कैसे कर लिया। तो इस वजह से वो सारी इरेगुलरिटीज, तो यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद हमें वो इरेगुलरिटीज भी पता चलेंगी, क्या कौन से वाली, विच विशिएट द होल ट्रायल। अच्छा जनाब आगे कुछ और पावर्स हैं इसमें, 87 है, 88 है, 89 है, 95 है।
87, 88, 89 और 95। 87, 88, 89 जो है वो पावर है अटैचमेंट के हवाले से किसी भी अक्यूज़ को कंपेल करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना या अटैच्ड प्रॉपर्टी को रिस्टोर करना। 87, 88, 89 बेसिकली इसके हवाले से है। 87 किस चीज़ के हवाले से? प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग है। इफ़ एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड आफ्टर टेकिंग एविडेंस दैट एनी पर्सन अगेंस्ट होम अ वारंट हैज़ बीन, तो यहाँ पर भी क्या कह दिया? एनी कोर्ट, को कोई भी बंदा ये काम कर सकता है। 80 उसके बाद जनाब 8 में क्या कहा? द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन, जो भी कोई भी अदालत जो प्रोक्लेमेशन जारी करेगी वो फर्दर जो है वो काम कर सकती है, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कर सकती है। और 89 में रेस्टोरेशन कि विद इन 2 years फ्राम द डेट ऑफ द अटैचमेंट एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी is or has been in the disposal of the provincial government under subsection 1 appears voluntary and is apprehended and brought before the court by whose, तो यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया कि जो भी अदालत किसी शख्स को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करेगी वही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है और वही उसको क्या कर सकती है? रिस्टोर। याद रखने के लिए ये क्या है? ये एब्सकॉन्डर है इस सेक्शन के तहत, ये है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और ये है रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। एब्सकॉन्डर, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी है जनाब। 95 क्या है? 95 में भी अगर आप जाकर पढ़ें तो यहाँ पर भी क्या लिखा होगा? 95 में यही चीज़ लिखी होगी कि इफ़ एनी डॉक्यूमेंट पार्सल और एनीथिंग इज इन सच केसेस इन द ओपिनियन ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, तो 95 में भी क्या लफ्ज़ आ गया? एनी मजिस्ट्रेट। ये पावर किस चीज़ की है? लेटर और टेलीग्राम के हवाले से। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, बल्कि आप लोग तो नए हैं, तो लेटर और टेलीग्राम के हवाले से ये है कि बेसिकली चैप्टर कौन सा है? ये प्रोसेस टू कंपेल द डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई ख़त, कोई टेलीग्राम को पोस्ट ऑफिस के पास है तो कोई भी मजिस्ट्रेट पोस्टल ऑफिसर्स को ऑर्डर करेगा कि जी इसकी ज़रूरत है मुकदमे के अंदर, आप इस डॉक्यूमेंट को क्या करें? मुकदमे के अंदर प्रोड्यूस करें। जनाब अजान आ जाए, एक मिनट। अच्छा जनाब, तो इनफैक्ट इसके आप पूछ रहे थे कि इसमें है क्या। देखिए सेक्शन 13 हमें सिर्फ ये बताया कि जो ऑर्डिनरी पावर्स हैं वो शेड्यूल 3 में है। शेड्यूल का मकसद क्या होता है कि जो भी चीज़ें लिस्ट की सूरत में हैं, फॉर्म्स की सूरत में हैं, मैप्स की सूरत में हैं, कभी भी लॉ के अंदर नहीं दी जाती। वो लॉ के एंड पर लिस्ट या इस तरह के टेबल्स या तमाम चीज़ें वहाँ पर दे दी जाती हैं। इसी तरह पूरी CRPC में जहाँ जहाँ पर कोई भी पावर, अभी हम जब पढ़ रहे हैं, कभी हम सेक्शन 64 देखते हैं, कभी 65 देखते हैं, कभी 83, 4, 6, कभी 87, 88, 89, 95 देख लेते हैं। तो पूरी, मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि जब आप आज का लेक्चर करेंगे तो आप समझ लें कि आधी CRPC हमने क्या करनी है? वो रिवाइज़ कर लेनी है। तो रिवाइज़ किस तरह कर लेनी है कि जब आप साथ साथ इसको सिंगल सिंगल वर्ड में याद भी करते जाएँ कि ये सेक्शन क्या है। मतलब किसी भी अक्यूज़ को एब्सकॉन्डर करार देना, किसी भी अक्यूज़ की प्रॉपर्टी को अटैच करना, किसी भी अक्यूज़ के आने पर उसकी प्रॉपर्टी को वापस रिस्टोर करना, ये कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। क्वेश्चंस बाद में। उसके बाद फर्दर ये है कि जब हम बात करते हैं 95 की, तो 95 में क्या चीज़ आ गया? 95 में आ गया कि जनाब कोई भी अगर लेटर मौजूद है पोस्ट ऑफिस के पास जिसकी किसी भी प्रोसीडिंग में ज़रूरत है, तो वो अंडर सेक्शन 95 कोई भी मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर कर सकता है कि जनाब आप या तो इसको क्या करें, अदालत में ले आएँ, या फ़लाँ बंदे को आप इसको क्या कर दें, उसको डिस्पैच करें, ताकि वहाँ पर जब वो रिसीव करेगा तो कोर्ट उससे मंगवा कर अपना जो प्रोसीडिंग है उसको कंटिन्यू कर सके। उसके बाद है जनाब सर्च वारंट 96, ये कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। CRPC 96 के तहत सर्च वारंट जारी करना, ये सर्च वारंट भी क्या है? कोई भी मजिस्ट्रेट जो है, एनी मजिस्ट्रेट, वहाँ पर भी जब आप जितनी भी मैं पावर्स आपको बता रहा हूँ ये सारी एनी मजिस्ट्रेट के साथ हैं। और उसके बाद जनाब डिलीवरी ऑफ थिंग फाउंड सेक्शन 99 क्या है? डिलीवरी ऑफ थिंग फाउंड। जो पावर्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ सिंपली आप जहन में रख लें कि ये कोई भी मजिस्ट्रेट, किसी भी क्लास का जो मजिस्ट्रेट है वो ये तमाम जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज कर सकता है। और अगर पूछा जाए कि मजिस्ट्रेट क्लास 3, तो मजिस्ट्रेट क्लास 3 के पास सिर्फ यही पावर्स हैं। फिर कुछ इसकी कौन सी पावर्स होंगी? एडिशनल, कि जहाँ पर लिखा होगा कि अगर वो एम्पावर्ड है तो ये उसकी अपनी पावर्स हैं जो अपनी जनरल पोजीशन पे वो ये कर सकता है।
और जब हम बात करेंगे एडिशनल पावर तो वो उसकी वो पावर्स होंगी जो उसको इम्पावर की जाएगी। तो इसके अलावा ऑर्डनरी पावर्स में कौन सी पावर है उसके पास कि पावर टू पोस्टपोन इशू ऑफ प्रोसेस है जनाब एन इंक्वायरी इनटू केस हिमसेल्फ, सेक्शन 202। ये एडिशन हुआ था बाद में, ये सब्स्टिट्यूट हुआ था ऑर्डिनेंस 1972 के अंदर जाके। इसके पास पावर है 167 की, power to authorize detention not being detention in the custody of the police of a person during a police investigation, section 167। देखें पावर टू ऑथराइज डिटेंशन 167 क्या है, रिमांड है ना, उसमें ये पावर क्या है इसके पास है कि ये क्या कर सकता है, जो उस किसी भी शख्स की डिटेंशन को ऑथराइज कर सकता है इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो नॉट बीइंग डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, पुलिस कस्टडी से हट कर ये डिटेंशन कर सकता है, पुलिस कस्टडी में किसी को डिटेन नहीं कर सकता क्लास 3 मजिस्ट्रेट। पुलिस कस्टडी से हटकर भी कुछ ऐसे होते हैं, सेल्स बनाए जाते हैं कि जहाँ पर किसी भी शख्स को डिटेन किया जा सके। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर लिखते जाऊँ कि सीआरपीसी का सेक्शन 167 हो गया, उसके बाद सेक्शन 202, सेक्शन ये 167 किसके हवाले से है, ये रिमांड के हवाले से है, और 202 किसके हवाले से है, ये कंप्लेंट के हवाले से है, इस्तगासे के हवाले से है जनाब। उसके अलावा इसकी पावर है डिटेन एन ऑफेंडर फाउंड इन कोर्ट, सेक्शन 351 की पावर है इसके पास, डिटेन एन ऑफेंडर इन कोर्ट। यहाँ पर भी जब हम 351 को देखेंगे तो 351 में क्या लिखा होगा, मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास। जब हम 351 को देखते हैं तो 351 क्या कहता है जनाब, वो सेम चीज़ को रिपीट करता है आपका 351, एनी पर्सन अटेंडिंग अ क्रिमिनल कोर्ट ऑल्दो नॉट अंडर अरेस्ट और अपॉन अ समन्स मे बी डिटेन्ड बाय सच कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी इनटू आवर ट्रायल। कोई भी ऐसा शख्स जो अदालत में मौजूद है और अगर अदालत किसी भी इंक्वायरी के लिए ज़रूरी समझती है कि इसको डिटेन किया जाए तो वो उसको डिटेन कर सकते। अब जो ये डिटेंशन है, ये डिटेंशन पुलिस की नहीं है, ये अपनी अदालत में उसको डिटेन करके उससे क्या कर सकता है कि जनाब तुमने राइजिंग ऑफ कोर्ट तक जाना नहीं है, आखिर पे तुमने जो है ना इधर आकर क्या करना है, सवाल जवाब का जवाब देना है। तो अब डिटेंशन भी हो गई, बट पुलिस कस्टडी की डिटेंशन नहीं है, अदर देन द पुलिस कस्टडी। उसको कोर्ट में डिटेन कर दिया कि भाई आप अदालत से बाहर नहीं जाएंगे जब तक आपसे ये सवाल जवाब ना हो जाए। तो 351 हो गया, ये भी उसकी ऑर्डिनरी पावर्स है। उसके बाद है जनाब इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस 506(2) इशू कमीशन फॉर विटनेस है जनाब। उसके बाद है जनाब कोई भी जो पावर टू रिकवर फोरफिटेड बॉन्ड 514 और 514A, 514 और 514A, पावर टू रिकवर फोरफिटेड बॉन्ड। उसके बाद आया जनाब 516A, सुपुर्दारी की पावर है उसके पास, सिंपल लफ्ज़ में मैं सुपुर्दारी लिख रहा हूँ। यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है 516A। 517 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। 516A और 517 में फ़र्क क्या है, 516A डील्स विद द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, और 517 है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। है दोनों क्या बेसिकली किस चीज़ के हवाले से है कि अगर कोई भी मुकदमा शुकदमा होता है उसमें कोई भी प्रॉपर्टी अगर इन्वॉल्व होती है तो मजिस्ट्रेट उसकी सुपुर्दारी मुकदमे के दौरान भी दे सकता है और मुकदमे के बाद भी दे सकता है, ये कोई भी मजिस्ट्रेट दे सकता है। 525, 539A, 539B, 525, 539A, 539B। अब जो भी सेक्शन आप इसमें से खोलेंगे, 525 है जनाब सेल द प्रॉपर्टी, और 539A है पावर टू रिक्वायर्ड एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन, और B है पावर टू मेक लोकल इंस्पेक्शन। जितनी भी ये जो पावर्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, जब आप इन तमाम पावर्स को CRPC में जाकर पढ़ेंगे तो उस सेक्शन में क्या लिखा होगा, मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास, या एनी मजिस्ट्रेट या सिर्फ मजिस्ट्रेट का लफ्ज़ लिखा होगा। तो जहाँ पर CRPC में मजिस्ट्रेट, सिर्फ ये वो सेक्शंस हैं जहाँ पर एनी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास या सिर्फ मजिस्ट्रेट का लफ्ज़ लिखा होगा। तो ये वो पावर्स हैं जो क्लास, और क्योंकि देखें जब मैंने आपको ये जैसे कोई पूछ रहा था कि सर यहाँ पर तो आपने ये लिखा है कि ये क्लास 2 की पावर एक्सरसाइज करेगा, तो क्या ये क्लास 3 की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता? तो जब हमने क्लास 2 में लिखा है कि वो क्या कर सकता है, क्लास
3 की, तो ऑटोमेटिकली। और दूसरी भी एक बात ध्यान में रख लें कि ये जितनी भी पावर्स हैं इनके साथ ये नहीं लिखा हुआ दैट मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास, इनके साथ क्या लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास। तो ऑटोमेटिकली जितने भी सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास जो है वो क्लास 1, 2, 3 इज एम्पावर्ड, कि वो इन सेक्शन के तहत कोई भी जो पावर्स है वो एक्सरसाइज कर सके। अब थोड़ा सा भी आगे है, जब हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी, 155 और 202। एक तो ये वाली सारी पावर्स, ये जितनी पावर्स हैं मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास की ये एज इट इज़ आ गई, और उसके बाद 155 और 202। अच्छा, अभी 155 जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर तो क्लियरली मेंशन होगा कि मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास भी ये कर सकता है। जो 202 है अगर आप पढ़े ना पूरा तो आपको कहीं से पता नहीं चलेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट ये कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर उसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जब हम एडिशनल पावर्स पढ़ेंगे मजिस्ट्रेट की तो उसमें हमें पता चलेगा कि जिस चीज़ का जिक्र 202 में हो रहा है दर हकीकत वो चीज़ क्लास 2 के पास है या क्लास 1 के पास है, क्लास 3 के पास वो चीज़ नहीं है। पहले सिंपल आप 155 को देखें, 155 खोल लें। 155 ने क्या कहा, सेक्शन 155 CRPC, उसमें आप आ जाए जनाब 155 के अंदर उसकी जो सेकंड क्लास है, इन्वेस्टिगेशन इनटू नॉन कॉग्निजेबल केसेस। 154 155 हम सब लोगों को पता है कि जनाब जब भी कोई कॉग्निजेबल केस होगा तो 154 में FIR दर्ज होगी। अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल केस होगा तो 155 में पुलिस उसकी क्या करेगी, उसकी जो है वो कंप्लेंट नहीं करेगी, उसकी रिपोर्ट जो है उसमें होगी। अच्छा जी, 155 देखें, 155 क्या है कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होगी, और जो इन्वेस्टिगेशन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की पुलिस विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट नहीं कर सकती। हमने आज तक यही लिखा, यही पढ़ा कि जी जो ऑफेंस जिसमें पुलिस विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट जो अरेस्ट करेगी तो वो होगा कॉग्निजेबल, और जिसमें वो नहीं कर सकती वो क्या होगा, वो नॉन कॉग्निजेबल। और हमेशा हमने लफ्ज़ लिख दिया कि विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, हमने मेंशन अगर नहीं किया ना, जब हमने लिखा कि विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट तो 155 हमें क्या बताता है, वो कहता है नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट और सेकंड क्लास हैविंग पावर टू ट्राई सच केस। तो अब देखिए 155 में क्या लिखा है उसने, अगर हमने 155 का लिख दिया कि अगर सिंपल डेफिनेशन भी हमने की जुडिशरी के अंदर पेपर में और ये लिखा कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस आर सच केसेस इन विच पुलिस मे इन्वेस्टिगेट विद द परमिशन और विद द वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो ये गलत हो गया क्योंकि हर मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है। अंडर सेक्शन 155 इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करना ये पावर एक्सरसाइज हो सकती है बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड तो फिर वो हो जाती है उसकी एडिशनल पावर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो 155 बेसिकली क्या चीज़ है, 155 है ऑर्डिनरी पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ सेक्शन 155 मीन्स ही कैन नॉट डायरेक्ट द पुलिस के वो इन्वेस्टिगेशन करे या कोई भी ऐसा काम करे। तो ये जो पावर 155 की है ये है किस चीज़ के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन इनटू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पुलिस तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कर नहीं सकती और उसको एम्पावर कौन कर सकता है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास, सॉरी फर्स्ट क्लास, क्योंकि उसमें उसने मेंशन कर दिया कि मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड और फर्स्ट क्लास जो है वो। अब आ जाए 202 जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि 202 में ना डायरेक्टली ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की ये पावर है, तो फिर हमने क्यों यहाँ पर लिखा कि जनाब मजिस्ट्रेट ऑफ द जो सेकंड क्लास है वो भी ये सारा काम कर सकता है। उसके पीछे एक रीज़न है, जब आप 202 पढ़ेंगे ना कहता है जी कि एनी कोर्ट ऑन रिसीट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस ऑफ विच इट इज़ अथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस और विच हैज़ बिन सेंट टू इट अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 3। ये सेक्शन 190 सब सेक्शन 3 जो है ना ये पावर थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये कौन एक्सरसाइज कर सकता है, या क्लास 1 या क्लास 2। तो लिहाजा 190(3) जो है
वो क्योंकि थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के पास वो है नहीं पावर, तो हमने उसको उठाकर कहाँ पर लिख दिया, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। अब बाकी अगर आपको भूल भी जाता है, थोड़ा सा अगर आप जहन पर जोर दे दें तो सेकंड क्लास की तो फ़ौरन याद रह जाएगी। कितनी पावर्स हैं उसकी, ऑर्डनरी 2 है, 155 और 202 है। और उसके अलावा एक और चीज़ इसमें आसान अगर मैं आपको करूँ कि जो शुरू वाले इनिशियल सेक्शन से जो आप अगर कम याद रखें, इनिशियल सेक्शन इससे पीछे जितने हैं वो इधर पड़े हुए सारे के सारे, 64, 65, उसके बाद ये तो इकट्ठे है ना, 83, 84, 86, 87, 88, 89, फिर 95, 96, 99, इतने भी लिख दें तो मोर देन क्या है, इनफ है कि ये पावर्स किसकी हैं, ये सारी की सारी जो पावर्स हैं ये मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास की हैं, ये पावर्स किसकी हैं, ये पावर्स मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अच्छा, अब जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर, पहली पावर क्या है, पहली पावर है जनाब मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की कि पावर टू डायरेक्ट वारंट टू लैंड होल्डर अंडर सेक्शन 78 है, पावर टू डायरेक्ट लैंड होल्डर। अब जब आप खोलेंगे 78 और 78 को खोल के आप 78 का लफ्ज़ पहला ही पढ़ेंगे तो 78 के स्टार्ट में क्या लिखा होगा कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट अ वारंट। तो मतलब ये पावर एक्सरसाइज हो सकती है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अगर कभी मैं लिखूँगा मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट जनाब लैंड होल्डर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने खाली मजिस्ट्रेट लिखा तो इट मीन्स एनी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 1, 2 और 3। बट पर्टिकुलरली ये जो पावर है अंडर सेक्शन 78 ये स्पेसिफाई कर दी गई है, किसके साथ कर दी गई है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के साथ ये अटैच कर दी गई है कि ओनली मजिस्ट्रेट ऑफ द जो फर्स्ट क्लास है वो ये कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इसी तरह बाकी जितने भी सेक्शन मैं आपको बताता जाऊँगा, आप एक बार खोलते जाएँ, देखते जाएँ। 98 है, 100 है, जो सेक्शन मैं आपको बताऊंगा वो पर्टिकुलरली वहाँ पर मेंशन होगा कि ये किसके साथ पावर है, ये पावर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है। इशू ऑफ सर्च वारंट जनाब है कि जो इंक्वायरी से हटकर जो किया जाएगा अंडर सेक्शन 98 में जो इशूस ऑफ वारंट है आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी क्या लिखा होगा, इशूस ऑफ वारंट में मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ये काम कर सकता है। 98 के बाद आप आ जाओ, उसके बाद 98 के बाद 100 है, तो जो इलीगल पर्सन की डिटेंशन है और वो भी पावर किसके पास है, जो इलीगल डिटेंशन के खिलाफ वारंट जारी करना, वो पावर भी 100 सेक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 100 का क्या स्टार्ट होगा, सेक्शन 100 के स्टार्ट में ये बात लिखी होगी कि ये पावर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के इफ़ एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेक्शन 100 के अगर हम पढ़ें तो शुरू में क्या लिखा, इफ़ एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अगर आप चले जाए 98 तो 98 स्टार्ट कहाँ से होता है, 98 स्टार्ट होता है इफ़ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अपॉन इन्फॉर्मेशन। तो 98 के अंदर भी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर CRPC में लिखा हुआ है कि ये जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सरसाइज कर सकता है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो वो पावर ये भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लेकिन उनकी जो पावर्स हैं वो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। आगे इसको ले चलें जनाब, सेक्शन 107, 108, 9, 10, 107, 108, 109, 110 ये सिक्योरिटी ऑफ कीपिंग पीस है जनाब। तो वहाँ पर भी आप देखें तो सिक्योरिटी ऑफ कीपिंग पीस में क्या लिखा होगा, सिक्योरिटी ऑफ कीपिंग पीस में लिखा होगा मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है वो ऑर्डर जारी कर सकता है। इसमें डिफरेंट है, 107 है जनाब सिक्योरिटी ऑफ कीपिंग पीस जहाँ पे पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को ख़तरा हो। 108 जो हो जाएगा वो जो सेडिशियस मटेरियल को फैलाएंगे। 109 में क्या होगा, जो वेगनेट्स वेगाबॉन्ड्स हैं। और 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर। ये आगे चल के जितने भी सेक्शन लिख रहा हूँ हमने पूरी तफसील से पढ़ने हैं। अभी सिर्फ आपने ये मेमोराइज़ करना है कि जनाब कौन कौन सी मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास की पावर है। वो मेमोराइज़ किस लिए करना है कि जब पेपर में आपसे क्वेश्चन आएगा तो अगर आप यहाँ पर याद करके चलेंगे और अगर वो क्वेश्चन किसी भी इस सेक्शन का देता है तो आपने वहाँ पर क्या करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि जनाब आप लिखें सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, तो हमारी आदत है कि हमने लिखना है कि जनाब मजिस्ट्रेट जो है ना वो क्या कर सकता है सिक्योरिटी के लिए, उससे कह सकता है ये गलत है। इसलिए लोग पास नहीं होते जुडिशरी के अंदर, क्योंकि वो इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। जब आप इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने लग जाएंगे तो फिर आप इंशाल्लाह कभी भी इसमें नाकाम नहीं होंगे। और इतनी माइन्यूटली ही वहाँ पर चेकिंग होती है कि जहाँ पर अगर हम वैसे किताब में याद रखें तो वहाँ पर याद रखना क्या हो जाएगा, बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमें पता हो कि यार ये वाली जो पावर्स है ना, इनमें हमने लिखनी क्या है कि मजिस्ट्रेट ऑफ, सिर्फ इस तरह करें, आसान कर देता हूँ, ये सेक्शन याद रख लें। इनके साथ आपने जब भी लिखना है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखना है। ये चंद एक सेक्शन होंगे, इनके साथ क्या लिखना है,
दो है, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड और फर्स्ट क्लास, और बाकी सब के साथ क्या लिखना है, इनके अलावा, और इनके अलावा बाकी सब के साथ आप एनी मजिस्ट्रेट लगाते चले जाए। सिंपल, अगर आपने याद रखना और आपको भूल जाता है ना, तो आसान तरीन तरीका ये है कि सिर्फ जो ये वाला पोर्शन आपने याद रखना है कि इनके साथ पेपर में आपने हमेशा क्या करना है, आपने इनके साथ हमेशा पेपर में मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास लगाना है। उसके बाद आगे आ जाए जनाब, कुछ और इसकी पावर्स हैं, 126 126 ए, और उसके बाद 126 ए कि ये सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड बॉन्ड वगैरह उसके हवाले से, या फिर 109 भी है, वो ऑलरेडी उसका जिक्र कर चुके हैं। 133 143 45 46 ये किस चीज़ की पावर है, ये तो न्यूसेंस के हवाले से है कि न्यूसेंस के हवाले से मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कोई भी जो ऑर्डर है वो पास कर सकता है उसके रिमूवल के लिए। और उसके बाद ये है रेपुटेशन को रोकने के लिए, लेकिन ये भी रेपुटेशन किसकी, रेपुटेशन ऑफ न्यूसेंस को रोकने के लिए। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से दोनों पावर्स है मजिस्ट्रेट की कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से भी ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 145 146। लेकिन जितने भी मैंने आपको सेक्शन ये बताए हैं 133 143, आप जिस जिस सेक्शन को ओपन करते जाएंगे आपको क्या लफ्ज़ मिलेगा जब आप 133 को ओपन करेंगे, व्हेन एवर अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मेंशन कर दिया कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कर सकता और कोई नहीं। उसके बाद 143 अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यहाँ पर भी मेंशन हो गया मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। 145 144 मैंने क्यों नहीं लिखा, वो एग्जैक्ट मजिस्ट्रेट की पावर है। 145 क्या हो गया कि व्हेन एवर अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। उसके बाद 146 देखेंगे तो वहाँ पर भी क्या लिखा होगा, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास लिखा होगा। तो ये सारी पावर्स मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बाद आगे चलें जनाब 164। अच्छा, अब यहाँ पर एक मज़े की बात है, अब 164 को खोलना थोड़ा सा, वहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ समझाता हूँ, आपको बड़े आराम से वो समझ भी आ जाएगी और याद भी रहेगी। आप 164 को खोलें तो 164 आपको एक अहम कंसेप्ट समझाएगा, और वो कौन सा कंसेप्ट समझाएगा 164 जनाब कुछ इस तरह है कि एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो मतलब उसकी कौन सी पावर हो गई, जब उसने कह दिया रिकॉर्डिंग कन्फेशन की है ना, कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करता है वो किसके तहत करता है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो वो रिकॉर्ड करता है वो 164 में करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन है, या उसके अलावा क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट या कन्फेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट और रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन है जनाब। इसमें क्या चीज़ आ गई, इसमें अगर आप गौर से पढ़े तो आगे क्या लिखा हुआ है, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। अब देखें 164 ने क्या कहा कि भाई ये मजिस्ट्रेट क्लास 1 की तो ऑर्डिनरी पावर है, वो तो ये एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है अगर उसको एम्पावर किया जाए, तो जहां पर मैंने आपको कहा कि लिखा होगा कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये उसकी कौन सी पावर होगी, एडिशनल। तो 164 हम यहाँ पर सेकंड क्लास में नहीं पढ़ेंगे, हम किधर जाकर पढ़ेंगे, उसकी एडिशनल पावर में, जिनके साथ, तो अभी मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं कि जो एक मजिस्ट्रेट की ऑर्डिनरी पावर होते हैं और उसके साथ साथ वो एडिशनल पावर होते हैं किसी और मजिस्ट्रेट की, कि अगर उसको एम्पावर किया जाएगा तो वो ये एक्सरसाइज कर सकता है, अदरवाइज वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो 164 इज द ऑर्डिनरी पावर ऑफ द क्लास 1 मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल पावर ऑफ द सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि वो अगर एम्पावर्ड होगा तो ये काम करेगा। फिर उसके बाद 167 174 206 167 174 206 में सारे सेक्शन लिख देता हूं। उसके बाद है जनाब 190 249 190 249 503 514 514A और फर्दर जनाब इसमें 424 और 562 और 565 ये सब की सब क्या है, ये सब की सब हैं ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। जब भी आप एग्जाम में इन सेक्शंस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपने इन पर्टिकुलर लिखना है उसके अंदर कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास,
मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ये कर सकता है। अगर नहीं लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो गलत तस्वर किया जाएगा, जुडिशरी में उसको ठीक तस्वर नहीं किया जाएगा। ये है क्या क्या 167 सबको पता है कि रिमांड के हवाले से। 174 है इंक्वेस्ट, ये तो रिमांड हो गया, ये हो गया इंक्वेस्ट, एक हो गया रिमांड और एक क्या हो गया इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट क्या होता है, एक इंक्वायरी होती है किसी भी शख्स की मौत की सूरत में। अगर कोई शख्स पुलिस कस्टडी में मर जाए तो उसके हवाले से जो इंक्वायरी होती है उसको इंक्वेस्ट कहा जाता है और वो मजिस्ट्रेट करता है अंडर सेक्शन 174। और उसके बाद 190 तो मजिस्ट्रेट की मेन पावर है ना, कि जिसमें वो क्या करता है, किसी भी चीज़ के हवाले से वो कॉग्निजेंस लेता है। और 249 है टू स्टॉप द प्रोसीडिंग, और इसमें एक 206 रह गया कि कमिट फॉर ट्रायल सेक्शन 206। वैसे ये ओमिट हो चुका है अभी, इसलिए हम इसको पढ़ते नहीं है। 204 205 है और 206 वगैरह क्या है वो सारे ओमिट हो चुके। अच्छा, उसके बाद आप इसमें देख लें जनाब 503 है एविडेंस वो ले सकता है। और उसके बाद रिकवरी ऑफ पेनल्टी 514 है, रिक्वायर फ्रेश सिक्योरिटी 514 ए है, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी जनाब वो 500, ये 424 लिखा गया 524 है वैसे, और फिर 562 और 565 ये सारी की सारी क्या है, ये सारी 525 है 24 है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये हैं ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। अब आपको आज क्लियर हो गया होगा कि शेड्यूल 3 का बेसिकली मकसद क्या है। उसने पूरी CRPC के अंदर जो जो पावर जिस मजिस्ट्रेट को जनरली ऑर्डिनरी ग्रांट कर दी गई है, उसने वो सारी की सारी पावर्स क्या कर दी हैं, मेंशन कर दी हैं कि जनाब ये पावर क्लास 1 मजिस्ट्रेट की हैं, ये पावर क्लास 2 मजिस्ट्रेट की हैं और ये पावर क्लास 3 मजिस्ट्रेट की हैं। क्लास 1 मजिस्ट्रेट क्लास 2 और 3 दोनों की पावर एक्सरसाइज कर सकता है, क्लास 2 क्लास 3 की पावर एक्सरसाइज कर सकता है, और क्लास 3 अपनी पावर से बाहर नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम देखते हैं कि इधर भी 167 हमें मिलता है और यहाँ पर भी 167 हमें मिलता है, तो फ़र्क क्या है कि वो 167 है अदर देन पुलिस। अगर वो अपने पास डिटेन करना चाहे इंक्वायरी के लिए तो वो कर सकता है, पुलिस को वो नहीं दे सकता। जो रिमांड पुलिस को देना है वो किसके पास है, वो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। जो आप 167 अगर पढ़ें तो 167 क्या कहते हैं, 167 इस हवाले से ये कहेगा जनाब के whenever any person is arrested and detained in custody and if it happen that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 61 and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the nearest magistrate। तो यहाँ पर लफ्ज़ क्या यूज़ किया गया, nearest magistrate का किया गया। provided that no magistrate of third class and no magistrate of the second class not specially empowered in this behalf by the provincial government shall authorize detention in the custody of the police। अब गौर से आप पढ़ें उसने क्या लिखा गया इसमें, इस सेक्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 2-3 बातें क्लियर होंगी। एक तो उसने ये कहा है कि 167 में ऊपर पावर दे दी है जनरल नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो है वो ये पावर तो है उसके पास कि वो ट्रांजिट रिमांड दे सकता है कि जी इसको लेकर आप फलां जगह चले जाएं, बट वो पुलिस कस्टडी का रिमांड नहीं दे सकता फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ना वो 155 में इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को ऑर्डर कर सकता है और ना ही वो किसी शख्स को पुलिस को रिमांड करेगा कि आप इससे इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन 86 है सफरी रिमांड। बंदा चाहिए कहाँ का, बंदा चाहिए जनाब हमें लाहौर में, पकड़ा गया मुल्तान में, तो मुल्तान में वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर चले गए, और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कौन है, मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास। तो वो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट वहाँ से ऑर्डर कर सकता है कि इसको आप लाहौर ले जाएं। ये वो रिमांड के दौरान वो कह सकता है ठीक है जी आप इसको ले जाएं, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करें या आप इसको, क्यों, क्योंकि क्लियरली लिखा है कि जी नो मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास, वो तो पुलिस कस्टडी का ऑर्डर कर सकता ही नहीं है। साथ एक और भी बात लिखी कि मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास जो है वो क्या है, अगर एम्पावर्ड होगा, तो मतलब 167 क्या हो गया, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की कौन सी पावर हो गई, एडिशनल। 164 किसकी पावर हो गई, सेकंड क्लास की, एडिशनल। 167 भी क्या है, अब गौर से देखें 167 ऑर्डनरी पावर किसकी है, फर्स्ट क्लास, एडिशनल पावर किसकी है, सेकंड क्लास, और उसके बाद थर्ड क्लास की वो कौन सी पावर है कि सिर्फ वो पुलिस कस्टडी से, क्योंकि यहां पर मेंशन्ड है कि रिमांड दे सकता है लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी को वापस नहीं भेज सकता। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट करता हूँ, इधर ही मैं आपको लिख कर देता हूँ। इसकी जो वो कम है, जो एडिशनल पावर्स हैं, आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। अगर ये नीचे वाला लिखा रह जाएगा ना सारा मामला, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी कि ये क्या क्या पावर्स हैं जो मैंने इसमें बताई हैं। किधर क्या
तो मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ इनकी एडिशनल पावर्स, वो कम है, यहाँ पर पूरी आ जाएंगी, सिर्फ मैं लिख कर आप लोगों को समझा देता हूँ। जब हम एडिशनल पावर की बात करेंगे तो आप चले जाएं सबसे पहले जनाब मजिस्ट्रेट किसके पास, के पावर्स जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास हैं, जो उसको दी जा सकती है, वो 124A है, 124A, लेकिन ये 124A पीपीसी है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद 260 सीआरपीसी और 349 सीआरपीसी, 260 सीआरपीसी और 349 सीआरपीसी, ये 3 है टोटल जनाब। एडिशनल पावर टोटल कितनी है इसकी, 3। अब गौर से देखें, अब इस चीज़ को ना समझने के लिए कि ये मैंने 14A पीपीसी, बाकी सारे किसके सेक्शन है, सीआरपीसी के। अभी आप क्या करें, इसको समझने के लिए आप शेड्यूल 2 खोलें, शेड्यूल 2 खोलें। शेड्यूल 2 में सीआरपीसी के अंदर आपको पीपीसी का सेक्शन 124A फर्स्ट कॉलम में जाकर तलाश करें। जब आप शेड्यूल खोलेंगे जनाब 2, और शेड्यूल 2 के अंदर आप क्या करेंगे, शेड्यूल 2 के अंदर आप आ जाएंगे ऑफेंस 124A के ऊपर, और आखिरी कॉलम में क्या होता है, कौन सा कोर्ट एम्पावर्ड है। आप जब उसको खोलेंगे ना तो क्या लिखा हुआ मिलेगा कि कोर्ट ऑफ सेशन आर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो 124A पीपीसी है, सेडिशन में जो कोई भी ट्रायल चलाने की जो पावर है, जनरल कोर्ट कौन सा उसका, सेशन कोर्ट है। अगर मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया जाएगा तो वो उस सूरत में ये ट्रायल 124A का चलाएगा, अदरवाइज 124A का ट्रायल वो नहीं चलाएगा। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि जिस जगह पर आपको ये लफ्ज़ मिलेगा कि स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, वो कौन सी पावर होगी, उसकी एडिशनल पावर। अब बाकी जो है आप देखें कि 260 है और 349। जब हम 260 को खोलते हैं सीआरपीसी को, तो 260 के अंदर भी हमें क्या लफ्ज़ मिलता है, 260 आप ओपन करें तो 260 के अंदर जो पहला लफ्ज़ आपको मिलेगा कि जनाब एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि 260 में समरी ट्रायल कौन करेगा, मजिस्ट्रेट जो स्पेशली एम्पावर्ड है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि एडिशनल पावर कौन सी है, कि जो उसके पास ऑर्डिनरी नहीं है, अगर एम्पावर किया जाएगा तो वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो जहाँ जहाँ पर, अब ये चीज़ अगर मैं पेपर में लिखूँ और मैं सेक्शन 260 में लिखूं कि हु कैन कंडक्ट द समरी ट्रायल, और मैं सिंपली लिखता हूं कि जी मजिस्ट्रेट कैन कंडक्ट द समरी ट्रायल, ये सवाल गलत, जवाब गलत, ये चीज़ आपका पूरा सवाल, उसका इम्पैक्ट गलत। आपको ये नहीं पता कि हर मजिस्ट्रेट नहीं, और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी नहीं, सिर्फ वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। और अगर आपने ये लिखा कि मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो भी गलत। पूरा क्या लिखना है कि मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। इसी तरह 349 जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ ही मिलेगी। 349 के अंदर आप चलें, 349 के अंदर भी जो लफ्ज़ आपको पढ़ने में आएगा वो क्या होगा कि व्हेन एवर मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड और थर्ड क्लास हैविंग जुरिस्डिक्शन, सॉरी कौन सा मैंने लिखा है सेक्शन उसका, हाँ इसमें क्या है कि पावर टू पास सेंटेंस ऑन प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड और थर्ड क्लास। ये 349 क्या है, एक तो ये है कि मजिस्ट्रेट अपनी जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर तो ऑर्डर पास कर ही सकता है, लेकिन अब हुआ क्या है कि प्रोसीडिंग चलाई है सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ने, और उसके बाद वो फॉरवर्ड करते हैं कि जनाब मेरी तो, अब देखें थर्ड क्लास की पावर कितनी है, थर्ड क्लास की, अब गौर से इस चीज़ को समझ लें, थर्ड क्लास की पावर है 1 मंथ, सेकंड क्लास की पावर कितनी है 1 ईयर, थर्ड क्लास की पावर, फर्स्ट क्लास की पावर कितनी है 3 ईयर्स। अब हमने तो ये पढ़ा था कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट वो सफिशिएंट पनिशमेंट नहीं दे सकता तो वो मामले को किसको रेफर करेगा, सेशन कोर्ट। अगर कोई मजिस्ट्रेट, और हमने एक चीज़ सिंपली कही थी कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो एक दूसरे के सबॉर्डिनेट नहीं है, वो डायरेक्टली किसके सबॉर्डिनेट है, सेशन कोर्ट के। तो कोई भी मजिस्ट्रेट क्लास 2 और 3 अगर वो कोई भी मामला है तो वो किसके पास डायरेक्ट जाएगा, उसके खिलाफ सेशन में जाएगा। तो यहाँ पर भी एक चीज़ सिंपल है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है आपका जो क्लास 2 और 3 वो अगर नॉर्मल पनिशमेंट जो वो देना चाहते हैं, वो कहते हैं जी इसको ज़्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए, इसको तो 3 साल पनिशमेंट होनी चाहिए, अब वो क्या करेंगे, अब वो सिंपली मामले को सेशन कोर्ट भेजेंगे। नहीं, 349 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट और सेकंड क्लास ट्रायल चलाता है और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इसको ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए और वो सज़ा मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की पावर में आती है,
तो अगर ऐसे मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर दे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, जी ठीक है आप क्लास 2-3 मजिस्ट्रेट की रिकमेंडेशन के ऊपर किसी शख्स का जो है वो सज़ा दे सकते हैं, तो वो 349 में सज़ा दे सकता है अगर उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्पावर करे तब। तो सिंपल जहां जहां पर हम लफ्ज़ पढ़ रहे हैं कि एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो कौन सी होगी? एडिशनल पावर। इस तरह अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो चीज़ तो पढ़ाई थी ना, 164 भी पढ़ाया था मैंने, और 100 क्या पढ़ाया था? 67। आपने पढ़ा था ना वहां पे कि पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो 164 167 हम पढ़ के आए हैं कि ये एडिशनल पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है। उसके बाद इसमें पावर है 190 की भी। अब 190 में इसके पास 3 पावर्स हैं, जो फर्क है 190 अभी आप खोल लें जनाब, 190 खोलें, वहां से आपको जो मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास की जो पावर्स हैं, जो भी आपकी एडिशनल पावर्स हैं, वो 2 ही हैं और दोनों 190 के तहत हैं। और वो आपको कहाँ से मिलेंगी? वो आपको मिलेंगी 190 सेक्शन पूरा पढ़ने से आपको इस चीज़ की समझ आएगी। 190 खोलें जनाब आप, जब सेक्शन आप 190 खोलेंगे तो वो है क्या बेसिकली, मैं आपको अगर थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। 190 ही मेन पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट है कि जिसके तहत वो 3 चीज़ें हैं कि वो क्या कर सकता है, अपनी इंफॉर्मेशन पर, अपने नॉलेज पर, किसी शख्स की दरख्वास्त पर या पुलिस के कहने पर किसी भी मामले में कॉग्निजेंस ले सकता है। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सबसे पहले तो हो गया ऑल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो ये उसकी कौन सी पावर हो गई? ऑर्डिनरी पावर हो गई। आर एनी अदर मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब उसने आगे लिखा है एनी अदर मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द स्पेशल गवर्नमेंट, तो मतलब क्लास 2 को भी एम्पावर। अब देखें जब हमने पढ़ा 167, उसने कहा कि जी सिर्फ सेकंड क्लास को एम्पावर किया जाएगा। 164 में भी क्या लिखा हुआ था कि सिर्फ ऑल नहीं था, एम्पावर किसको किया जा रहा था? सिर्फ सेकंड क्लास को। अब यहां पर उसने क्या लिखा है कि जो आपका मजिस्ट्रेट होगा, आर एनी अदर मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस upon receiving a complaint of facts which constitute an offence, upon the report in writing of such facts, upon information received from any person other than the police officer. उसके बाद that such offence has been committed which he may try or send to the court of session for trial. Any magistrate taking cognizance under subsection 1 of an offence trialable exclusively by the court of session shall without recording any evidence send the case to the court of session. तो अब ये क्या हो गया जनाब, यहाँ पर हमने कहा कि ये जो पावर्स हैं 190 में आम तौर पर किसकी पावर है? क्लास 1 मजिस्ट्रेट की। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो वो क्लास 2 और क्लास 3 को भी क्या कर सकती है? एम्पावर कर सकती है। जब हमने शेड्यूल में पढ़ा तो उसने बताया कि जनाब पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अपॉन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 190, तो जनाब अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट 190 में, उसके बाद जनाब पुलिस रिपोर्ट में, और तीसरे नंबर पे जनाब कॉग्निजेंस है विदाउट कंप्लेंट। तो क्लास 2 के पास है कंप्लेंट पे, पुलिस रिपोर्ट पे और विदाउट कंप्लेंट। विदाउट कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? ओन नॉलेज के ऊपर। लेकिन यही जब हम 190 पढ़ेंगे इधर तो 2 चीजें मिलेंगी, एक कंप्लेंट के ऊपर और एक पुलिस रिपोर्ट के ऊपर। मींस इन नो केस अंडर सेक्शन 190 अ मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास में भी एम्पावर्ड कि वो विदाउट कंप्लेंट किसी चीज़ पे कॉग्निजेंस ले सके। हाँ, अगर उसको एम्पावर किया जाएगा तो वो कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले सकेगा। तो बेसिकली हमने आज किया क्या है, हमने आज 2 इसके जो अहम शेड्यूल थे वो पढ़े हैं। एक शेड्यूल 3 और एक शेड्यूल 4 है। ये 3 शेड्यूल है जो किसके साथ डील करता है? ऑर्डिनरी पावर्स के साथ, जहाँ पर लिखा हुआ कि जनाब ये मजिस्ट्रेट ये काम कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है और कर सकता है। और जो ऊपर हमने पढ़ा वहाँ पर हमने क्या चीज़ पढ़ी? वहाँ पर हमने हर एक के साथ लिखा हुआ पढ़ा कि जी व्हेन स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको एम्पावर करेगी। कुछ चीज़ें हमने इसमें छोड़ी हैं जो हम पढ़ के आए थे, उसका रीज़न ये है कि वो कुछ एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की पावर हैं जिनका यहाँ पर जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा हम तो जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की पावर पढ़ रहे थे। और ये हो गया जनाब हमारा जो शेड्यूल 3 सेक्शन 36 के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। सेक्शन 36 ने कहा कि जाकर शेड्यूल 3 में पढ़े ऑर्डिनरी पावर्स के बारे में। सेक्शन 37 ने क्या कहा कि अगर आपने पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? अगर आपने पढ़ना है जो एडिशनल पावर्स हैं तो वो किस में चले जाएं? आप शेड्यूल 4 में चले जाएं। और फिर इसके साथ 2 सेक्शन हमारे और रह गए आज के। वो कौन कौन से सेक्शन थे? 36 भी हो गया, 37 भी हो गया। उसके बाद फर्दर जो इसमें 2 सेक्शंस हैं,
हमारे आज के जनाब 38 ओमिटेड हो गया। 39 और 40 की तरफ चले जाएं जनाब। 39 और 40 ये कहता है कि मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, इन कन्फरिंग पावर अंडर दिस कोड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर एम्पावर पर्सन स्पेशली बाय द नेम और इन वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस और क्लास ऑफ ऑफिशियल्स। तो क्या होगा कि जब भी कोई भी अगर आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो हमने ये कहा कि एम्पावर कर सकती है किसी को, जहाँ पर लिखो स्पेशली एम्पावर, तो वो किसी ख़ास बंदे को भी कर सकती है और उस ऑफिस को भी कर सकती है कि जो भी बंदा फ़लाँ जगह पर क्लास 2 मजिस्ट्रेट के ऑफिस में बैठेगा वो ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है। और ये भी है कि नहीं जनाब, अगर ये बंदा क्लास 2 मजिस्ट्रेट में बैठा है तो ये एक्सरसाइज कर सकता है, कोई और बंदा एक्सरसाइज नहीं कर सकता। और 40 क्या कहता है कि जनाब पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, जो ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे वो वही, जब क्लास 2 मजिस्ट्रेट को क्लास 1 की पावर दी जाएगी तो वो सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है। और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट पर उन पावर्स को विड्रॉ भी कर सकती है। तो एक और पॉइंट अपने जहन में रखना है कि जहाँ जहाँ पर लॉ में ये लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट, तो आपने मेंशन करना है कि दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिर्फ नोटिफाई करेगी, रिकमेंड कौन करेगा, एक्चुअली हाई कोर्ट रिकमेंड करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जुडिशरी के अंदर जो आपकी चेक की जा रही होती हैं पेपर के अंदर, और जिनका हम कभी ख्याल रखते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने हमेशा क्या किया होता है, भाई मजिस्ट्रेट पढ़ा तो मजिस्ट्रेट ही पढ़ा है। ऑल दो प्रैक्टिस में सब के सब क्लास 1 मजिस्ट्रेट है, बट लिखते हुए हमने क्लास 1, 2, 3 सबका क्या करना है, स्पेशली ख्याल रखना है जनाब।